सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ रहे थे और उसी के कंटिन्यूटी के अंदर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ का डिस्कशन करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो है मोमेंटम। मोमेंटम यानी फोर्स क्या था एक्चुअल में? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ dp बाई dt था, ये हमें पता था। ठीक है, तो एक इससे एक रिलेशन और बनती है, वो रिलेशन है फोर्स को हम dt से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स क्रॉस dt इज इक्वल टू होता है dp। क्या? फोर्स डॉट dt इज इक्वल टू dp होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स डॉट dt होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ा सा हम ये डिस्कस करना चाहेंगे। कई बार क्या होता है कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो किसी एक टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब टाइम पीरियड क्या हो, हम टाइम पीरियड को और फोर्स को, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे मेजर ना कर सकें, सेपरेटली मेजर ना कर सकें, तो हमें क्या करना, हमें जब भी फोर्स से रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करनी हो तो वो मुश्किल हो जाती है। यानी वहाँ फिजिकल क्वांटिटीज में क्या चेंज हुआ है उसे मेजर करना मुश्किल हो जाता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है या एक्यूरेसी घट जाती है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ, कोई भी फोर्स अप्लाई हुआ, बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई हुआ फॉर स्मॉलर टाइम पीरियड, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अप्लाई हुआ, तो अब ना तो हम उस टाइम पीरियड को ढंग से मेजर कर पा रहे हैं और ना ही इस फोर्स, अगर ये फोर्स वेरिएबल हो रहा हो या उसका क्या कॉन्टेक्ट हुआ क्या नहीं हुआ उसे मेजर करना मुश्किल हो, तो थोड़ी सी क्या हमें प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दिस dp, f डॉट dt इज इक्वल टू dp। यानी कि जब हमें क्या करना हो, ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें हमें क्या करना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स मेजर करना है किसी कहीं क्वांटिटी पे, तो हम क्या करेंगे, ये मेजर कर देंगे dp, चेंज इन मोमेंटम मेजर कर देंगे। और इस चेंज इन मोमेंटम dp यानी चेंज इन मोमेंटम, इससे एक नई फिजिकल क्वांटिटी का बर्थ हुआ, उसका नाम था इंपल्स। इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, इस नई फिजिकल क्वांटिटी का हमारे सामने आई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो भी हम करेंगे। तो इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स नई फिजिकल क्वांटिटी का हुआ, तो देखिए ये क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जे, कैपिटल जे। कैपिटल जे के द्वारा ये सिंबलाइज होती है। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इंपल्स, when large force is applied on object for short time period, then product of force and time period is known as impulse. ठीक है, यानी क्या हो गया, J इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी टी, फोर्स इंटू डी टी। तो क्योंकि टाइम पीरियड छोटा है तो वो भी क्या होगा, dj ही हो जाएगा वो भी। तो dj इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी टी। इंपल्स भी स्मॉल है और f भी स्मॉल है।
अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ही है, ठीक है। तो अब बात ये आ रही है कि ये F इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी, यानी टाइम पीरियड शॉर्ट है, फोर्स भी क्या है, लार्ज फोर्स है, लेकिन टाइम पीरियड जिसके लिए वो अप्लाई हुआ है ऑब्जेक्ट पे वो थोड़ा सा बहुत ही छोटा है। और जब हम क्या इन दोनों को एफ डॉट डी टी, ठीक है, अब हमको क्या है ना तो सेपरेटली इस डी टी को मेजर करना जब पॉसिबल नहीं हो, भाई वो डी टी एक्चुअल में कितना था, जब मेजर करना मुश्किल हो तो हमें क्या करना की आवश्यकता पड़ी थी, इसकी आवश्यकता पड़ गई थी एफ डॉट डी टी को कैलकुलेट। तो हम क्या करते हैं, एफ डॉट डी टी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि एफ डॉट डी टी आप कैलकुलेट कर लोगे, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट तब होगा जब आपके पास एफ होगा और डी टी होगा। तो जब एफ और डी टी आपके पास है तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत कहाँ है, एक्चुअल में कैलकुलेशन करने में तो दिक्कत है। तो कैलकुलेशन को हम इजी कैसे बनाएंगे, इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करके। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग ही तरीका निकालेंगे भाई, कि इसको एक नया वे निकालेंगे जिससे हमें एफ डॉट डी टी की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। अब देखिए आप ये ऑब्जेक्ट है, फिर वापस रिपीट करता हूं बात को मैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड डी टी। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पे था या किसी यू पे था, रेस्ट पे था या यू पे था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हमने अप्लाई किया और फिर उनका आपस में जो अप्लाइंग अथॉरिटी थी, अप्लाइंग जो मशीन थी जिसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा था, वो उसने अपना काम कर दिया, हट गया टाइम पीरियड के बाद में। तो अब क्या है कि इस टाइम पीरियड के बाद में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कहीं किसी और पोजीशन पे आ गया, तब उसके पास में क्या है, v वेलोसिटी आ गई, v वेलोसिटी आ गई उसके पास में। तो अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, ठीक है, फोर्स का अटैचमेंट हटने के बाद तो हम मेजर कर सकते हैं ना, यानी कि हमारे पास क्या है, फोर्स को, एग्जैक्ट फोर्स को मेजर करना और वो टाइम पीरियड जिसके लिए वो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा था उसे मेजर करना तो मुश्किल है। लेकिन देखिए आप, जब भी आपने किसी फोर्स को किसी शॉर्ट पीरियड के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया तो वो क्या रेस्ट पे था या यू पे, यू वेलोसिटी के पे था वो, तो उसे क्या है, उस फोर्स अप्लाई होने के बाद में हम उसकी क्या वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को तो आसानी से मेजर कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी तो आसानी से मेजर हो सकती है, ठीक है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कुछ आ जाएगी। तो बस इस बात से ही कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, टाइम पीरियड का तो अप्लाई मेजर नहीं कर सकते इजीली, लेकिन हम उसकी फाइनल वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें क्या है, इंपल्स के कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ी थी। तो वो कैसे हो सकता है, देखिए आप ध्यान से, dj इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें j की वैल्यू निकालना, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एम ए डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम हो गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। अब इंटीग्रेशन ए फॉर डी टी क्या होता है, वी होता है, तो ये होता है वी, एम वी, एम वी होता है। या अगर ये टाइम पीरियड क्या 0 टू टी हो तो एम वी होगा, लेकिन अगर ये क्या हो 0 टू टी के बजाय ये डी टी क्या T2, इसके बजाय मैं कर देता हूं T1 टू T2 हो, तब ये क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू हो जाएगा। और ध्यान से देखिए आप, ये चीज क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। यानी कि हमें जब भी एफ डॉट डी टी मेजर करना हो तो हम यदि चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू क्या होगी, इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। एफ डॉट डी टी को मेजर करने के लिए हमने एक दूसरा तरीका लगाया कि जब भी हमें एफ डॉट डी टी मेजर करना हो तब हमें क्या है कि सेपरेटली क्या फोर्स और डी टी को मेजर करना तो मुश्किल होता है, लेकिन हम
इसको एक अलग तरीका अपनाया, उसके अंदर चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या है, इजीली मेजर हो जाती है, क्योंकि क्या किसी की भी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम मेजर कर ही सकते हैं, और m जो है वो तो है कांस्टेंट ही। तो ये ध्यान से देखिए आप, ये m v माइनस यू हो गया ये, ठीक है। तो m कांस्टेंट है, v माइनस यू को हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। तो यानी कि इसे सबको रब कर देता हूं मैं। इंपल्स के लिए एक्चुअली में क्या है, तीन फॉर्मूले, मतलब दो फॉर्मूले बनते हैं। वो ये है कि f इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी, ठीक है, एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यदि आपको इंपल्स इंपार्टेड, उसके ऊपर जो भी इंपल्स हुआ है, उस पर इंपल्स उसको मिला है, उस इंपल्स को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका है एफ डॉट डी टी, और दूसरा है एम वी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम के आधार पे, ठीक है। और इसी कैलकुलेशन को काम में लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, जब हमें क्या चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है पर्टिकुलर, तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है और हमें फोर्स मेजर करना है तो हम फोर्स मेजर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसको एक फॉर्मूला और बन जाता है, J इज इक्वल टू क्या है, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, ये भी बनता है। यानी कि अगर आपको, यदि आपको कोई फोर्स की क्या है, वेरिएबल फोर्स मालूम नहीं है, वेरिएबल फोर्स नहीं है मालूम है आपको, तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज फोर्स है, उस एवरेज फोर्स को चेंज इन टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है, टाइम पीरियड के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमें इंपल्स की वैल्यू मिल जाती है। तो इंपल्स की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या हो गया, इसमें तीन फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट है एफ डॉट डी टी, ठीक है, दूसरा है एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, और तीसरा है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब कुछ इंपल्स के मैं आपको डे टू डे लाइफ के अंदर एग्जांपल्स बताता हूं, ठीक है। ये हो गया सब कुछ। इंपल्स के, इंपल्सिव फोर्स के हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैच डन बाय क्रिकेटर, कैच, ठीक है, कैच ऑफ बॉल बाय क्रिकेटर। क्रिकेटर को आपने बॉल कैच करते हुए नोट किया होगा आपने। कोई भी जो क्रिकेटर होता है वो बॉल को कैच कैसे करता है, वो उसके पास बॉल आती है और वो बॉल को क्या करता है, पीछे की तरफ लेता है हाथों को। आपने क्या कभी नोट किया है कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी आपका कोई कोच होता है तो आपको यही कहेगा कि बॉल को आप ऐसे कैच करेंगे। वो इसलिए होगा क्योंकि वो क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बॉल वहां से आई है उसके पास कुछ प्रेशर है, और अगर हमने उस बॉल को वहीं का वहीं रोक दिया, टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या कर दिया, बॉल को रोक दिया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बहुत कम रहेगा, और वो अपना जो फोर्स है वो पूरा फोर्स क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। जब शॉर्ट टाइम पीरियड में ट्रांसफर कर देगी तो क्या होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड में फोर्स ट्रांसफर कर देगी तो इंपल्सिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, और हमारे हाथ में पेन हो जाएगा, और कुछ अगर वीक हैंड्स वाला क्रिकेटर्स हो तो उनके हाथ टूट भी सकते हैं, या फिंगर्स में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बॉल को हमने लिया, लेकर के उसको क्या करना है, पूरा फोर्स हमारी हाथों को ट्रांसफर करने से पहले ही हैंड्स को क्या किया, पीछे। तो जितना आप पीछे खींचोगे तो वहां से लेके आप पीछे तक लाने में जितना आपने टाइम पीरियड लिया है वो डेल्टा टी क्या हो गया, बढ़ गया। डेल्टा टी बढ़ गया तो क्या होगा, फोर्स ऑफ इफेक्ट क्या होगा,
घट जाएगा। इम्पल्सिव इफेक्ट का यानी कि क्या होगा, धीरे धीरे आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए आप, J इज इक्वल टू क्या, एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू चेंज इन P है। अब आपने क्या है, बॉल को कैच किया, बॉल को कैच किया, ठीक है, तो चाहे आपने झटके से कैच किया, एकदम कैच किया, या हाथ पीछे लेके कैच किया, तो दोनों स्थिति में क्या होगा, ये तो क्या होगा, कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है। बॉल को रोकने के लिए चेंज इन मोमेंटम P तो इतना लाना ही पड़ेगा, तभी बॉल रुकेगी, वरना बॉल रुकेगी नहीं, वरना बॉल तो क्या हो गए, आगे जाएगी, बॉल आगे चली जाएगी ना। तो चेंज इन P तो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अब ध्यान से देखिए आप, क्योंकि चेंज इन P क्या है, एफ डॉट डी टी है, एफ डॉट डी टी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अब एफ डॉट डी टी है, तो ये डी टी और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है, तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू घटेगी, और अगर इसकी वैल्यू को जितना बढ़ाएंगे उतनी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। यानी कि जो हमारे हैंड्स है वो फोर्स, जितना फोर्स को क्या करेंगे, फोर्स का इफेक्ट जितना आएगा वो फोर्स उसके ऊपर क्या हो जाएगा, यदि हम टाइम पीरियड बढ़ाते हैं तो फॉर पर्टिकुलर चेंज इन मोमेंटम वो फोर्स का इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और हमारे हाथों पे चोट कम लगेगी। ये है डे टू डे लाइफ का एग्जांपल और कंसेप्ट ऑफ इंपल्स, ठीक है। यानी कि इंपल्सिव फोर्स तो एक ही है, कांस्टेंट है, ये इंपल्सिव जो है वो तो दोनों जगह कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया, डेल्टा टी को बढ़ा दिया किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, ये जो इफेक्टिव फोर्स होगा, ठीक है ना, इफेक्टिव फोर्स ऑन पर्टिकुलर इंस्टेंट वो क्या होगा, घट जाएगा, उसकी वैल्यू घट जाएगी, और वो लंबे समय तक ट्रांसफर होने में लेगा। और अगर इस डेल्टा टी को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो क्या होगा, ये फोर्स, ज्यादा फोर्स को कम समय में ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो यहां क्या, जैसे डेल्टा टी बढ़ाया तो फोर्स क्या हो जाएगा, अपने आप को घटा करके ट्रांसफर होने के अंदर ज्यादा समय लेगा तो घट जाएगा, और अदरवाइज डेल्टा टी अगर बढ़ जाता है तो ये हो जाता है। इस वजह से हैंड्स को पीछे, ताकि ये जो ट्रांसफर का टाइम है, जो फोर्स के ट्रांसफर का या मोमेंटम के ट्रांसफर का टाइम है, वो क्या होगा, बढ़ जाए, ठीक है। और एग्जांपल आपने ध्यान दिया होगा कि हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे हाइट से हमें जंप लेना होता है, हाइट से जंप लेना होता है, तो जंप लेना होता है तो हमें क्या करना है कि वहाँ से हम नीचे गिरते हैं, कूदते हैं ऊपर, तो हमें बहुत चोट लगती है, हमारे क्या होता है, बहुत चोट लगती है, क्योंकि ऊपर से आप गिरने के बाद में क्या होगा, आपके पास मोमेंटम था, मोमेंटम आया, और मोमेंटम से सीधा नीचे आकर क्या करना, मोमेंटम जीरो लाना है, जीरो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम लाना है, यानी इंपल्सिव फोर्स लाना है। अब क्या, वो फर्श में जाते ही क्या होगा, फर्श या हार्ड जो भी फ्लोर है उस पर जाते ही क्या होगा, आपका पूरा मोमेंटम एकदम चेंज होगा, टाइम पीरियड होगा बहुत छोटा, तो आपके बहुत चोट लगेगी, फोर्स आपके ऊपर लगेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब हमें क्या करना है, इस टाइम पीरियड को, ये जो ट्रांसफर फोर्स हमारे बॉडी ने जो क्या किया, ट्रांसफर किया है फ्लोर को, उसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दिया होगा आपने कि ऐसी जगह जहाँ पे कूदना होता है वहाँ क्या करते हैं, वहाँ लगा देते हैं गद्दे, फोम के गद्दे लगा देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही कोई जो जंप लेगा वो गद्दे पे जंप लेगा, गद्दे पे जंप लेगा तो गद्दे में क्या होगा, अड़ते ही क्या होगा, गद्दे में ट्रांसफर नहीं होगा, तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा, वो गद्दा क्या होगा, कुछ ट्रांसफर होगा, गद्दा नीचे प्रेस होगा, वो तो ट्रांसफर की फ्लो चल जाएगा, फ्लो चलते जैसे जैसे वो गद्दे को दबाएगा, प्रेस करते करते, अगर वो थोड़ा पतला हो तो मार्बल तक जाएगा, तो कुछ पार्ट तो क्या करेगा, कुछ पार्ट तो गद्दे से ट्रांसफर हो जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना, और वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो गया, तो फोर्स को क्या हो गया, टाइम पीरियड ज्यादा मिल गया, टाइम पीरियड ज्यादा मिल गया, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो हमारे चोट कम लगेगी। इसीलिए ये जो हीरो जितने भी होते हैं ना हमारे फिल्मी हीरो, ये इसी इंपल्सिव फोर्स का ही फायदा उठा करके तरह तरह के स्टंट करते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं, वो हाइट से कूदते हैं, बहुत बड़ा गद्दा होता है, हाइट बड़े बड़े गद्दे होते हैं, उन गद्दों पे गिरते हैं, गिरने से क्या होगा, उनके चोट बहुत कम लगती है, उन पर झटका बहुत कम लगता है, उनके रिब्स पे झटका बहुत कम लगता है, ठीक है ना, तो वो चोटों से बच जाते हैं, अदरवाइज उनके ऊपर बहुत चोट लगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है इंपल्सिव फोर्स का, आपने कभी कभी क्या किया होगा, कील गाड़ी है, कभी आपने कील को किसी लकड़ी के अंदर डाला है, लकड़ी है ये आपका क्या है, वुड है,
अब वुड पे हमने क्या किया, ये आपने नेल रखी, ठीक है। नेल पे अगर हमें क्या करना है, इसको इसमें गाड़ना है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपने फोर्स को क्या किया, यानी कि झटके से अगर आपने जब, यानी कि फोर्स आप यहाँ क्या करो, तो इसको इसके ऊपर रखो, हैमर को रख के इसके ऊपर फोर्स लगा दो, कुछ भी नहीं होगा, मतलब इतना आसानी से अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स तो आप लगा रहे हो, लेकिन टाइम पीरियड क्या है, बढ़ गया, तो इंपल्सिव फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो अब क्या, अगर इस नेल को इसके अंदर डालना है तो आपको क्या करना होगा, हैमर को झटके से लाके इसके ऊपर डालना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, कम हो जाए। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो जाएगा तो ये नेल इजीली अंदर वुड के अंदर पियर्स कर जाएगी। तो ये भी एक इंपल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हजारों एग्जाम्पल्स है। और अब हमेशा आप कोशिश कीजिएगा, जब भी देखिएगा कि जब भी फोर्स और उसके अप्लाइंग जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो भी चेंज करते हैं, तो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, और कुछ चेंजेस आप कर भी रहे हो उनको स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इंपल्स को कैलकुलेट करने के तरीके के, तो ग्राफिकल मेथड से भी बताता हूँ। जैसे ग्राफिकल मेथड है, मान लीजिए ग्राफ है इम्पल्स का, जे कैलकुलेट करना है, तो इम्पल्स का ग्राफ में क्या होगा, फोर्स और टाइम पीरियड का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इधर दो कंडीशंस हो सकती है, टाइम पीरियड का ग्राफ होगा, ठीक है। ये फोर्स है, दो कंडीशन ऐसा है कि यहां पे तो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। और यहां क्या है, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। और तीसरा मैं एक थोड़ा सा आपको और बताना चाह रहा था, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो देखिए यहां पे तो क्या है, फोर्स ही कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा, फोर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, टाइम पीरियड के साथ ये बनेगा, बन गया, ठीक है। इस टाइम पीरियड से, इस T1 से लेके क्या हो रहा है, ये T2 तक इसने फोर्स अप्लाई हुआ है। और यहां क्या देखिए, फोर्स क्या है, वेरिएबल है, फोर्स की वेरिएबल क्या है, वेरिएबल फोर्स है। ये T1 से लेके ये T2 टाइम पीरियड तक इसमें फोर्स लगा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जे कैलकुलेट करना है। तो जे देखिए एक्चुअल में क्या होगा, आपको जब मैंने ग्राफ पढ़ाए थे, जब हमने ग्राफ किया था, तो मैंने आपको एक बात बताया था, कोई भी दो क्वांटिटीज यदि वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, प्रोडक्टिव रिलेशन में है, प्रोडक्टिव यानी मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है, तब आपको क्या करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना हो तो बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए, एरिया अंडर ग्राफ फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू एफ इंटू एरिया, यानी ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ एफ इंटू ये एफ, तो ये तो गया, एफ तो लेंथ हो गई, सॉरी ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई, T2 माइनस यानी डेल्टा टी हो गया। तो देखिए अब जे इक्वल टू एफ डेल्टा टी हो गया। यहां पे हमारे पास क्या है, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, फोर्स वेरिएबल है तो देखिए फोर्स वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ एफ इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू एफ वेरिएबल, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स वेरिएबल है, तो इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एफ इंटू डेल्टा टी का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। एफ डॉट डेल्टा टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जे, फाइनल जे मिल जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन के द्वारा एरिया निकालेंगे, ठीक है। वैसे तो क्या आप इसका एरिया निकाल लो तो भी हो जाएगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले अप्लाई करना चाहेंगे, तो कि भाई एफ डॉट डी टी एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन का क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो, तो उसके द्वारा आपको इंपल्सिव फोर्स मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका हो, कोई फिजिकल मेथड हो जिसके द्वारा आप इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो आपको इंटीग्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस एरिया को फाइंड आउट कर लीजिए, ये एरिया एक्चुअल में जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ बी हो जाएगा,
ठीक है, इस ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड आउट कीजिए, वही आपका क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स होगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था कि इस कंडीशन को हम क्या है कि थोड़ा एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल फोर्स की जगह एक क्या ले लेते हैं कि इस टाइम पीरियड के लिए T1 से लेके T2 टाइम पीरियड के लिए हम क्या कहते हैं कि एक एवरेज फोर्स बता देते हैं कि भाई कोई एवरेज फोर्स था जो अप्लाई हुआ था। तो देखिए वो क्या होगा, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो एवरेज फोर्स क्या होगा, इनके कई बीच में कहीं कंसिडर करेगा। तो देखिए ये आपका एवरेज फोर्स हो गया। तो ये क्या है, फोर्स एवरेज है, और ये टी टाइम पीरियड और ये है। तो देखिए यहां पे भी इसका क्या हो गया, इंपल्स जे इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स एवरेज इंटू T2 माइनस T1, दैट इज एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। यानी कि एवरेज फोर्स को भी हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंपल्स आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये सब। अब कर दूं मैं। अब हम क्या करते हैं, इस इंपल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि कोई एक बॉल है, ए बॉल, ठीक है, बॉलर ने बॉल फेंकी, बॉल थ्रोन एज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एंड हिट बाय बैट्समैन, हिट्स बाय बैट्समैन and thrown by and flow by 7 मीटर पर सेकेंड के साथ क्या हो गया, वो फ्लो हो गई। ठीक है, देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड फोर्स अप्लाइड by batsman if time of contact of ball and bat was 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये था, तो ये क्वेश्चन है। अगर इसके द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से था, बैट्समैन ने हिट किया, इसने 7 मीटर पर सेकंड से उसने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, तो बताइए कि फोर्स जो बैट्समैन ने अप्लाई किया था उसे बताइए वो कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि J इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वी माइनस यू, यही है, ये एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप की सहायता से इस तरह के हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप इसमें क्या होगा, ये 2 पार्ट काम में आएंगे, ये और ये। इसमें क्या है हमारे पास में 1 2 सॉरी पी नहीं, ये 3 4 5 चीजें हैं। 5 में से हमारे को कोई भी 4 चीजें, कोई भी कुछ चीजें दी हुई होगी, 4 चीजें दी हुई होगी, तो हम 5वीं चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बॉल थ्रोन हैज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, हिट्स बाय द बैट्समैन एंड 7 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन। इसमें एक चीज हमने क्वेश्चन में नहीं दी है, ठीक है, नहीं दी है, वो देने की जरूरत है। तो वो है बॉल ऑफ 70 ग्राम, वेइंग 70 ग्राम, उसका बॉल का वजन वेट भी देना जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए सभी क्या होनी चाहिए, एसआई सिस्टम में होनी चाहिए। तो एफ डॉट डी टी यानी 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू एम यानी 17 ग्राम। 17 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 17 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, kg, क्योंकि इसको kg में कन्वर्ट करना जरूरी है। फिर है हमारा v, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखिए क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अब ध्यान से देखिए आप, 7 मीटर पर सेकेंड तो है, लेकिन ये क्या है, v क्या है, वेक्टर है, v वेक्टर है, u भी वेक्टर है।
तो अब बॉल इधर से आई, बैट्समैन ने इधर से हिट किया, तो उसकी वी की डायरेक्शन क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई ना। अपोजिट हो गई तो उसे हमें क्या लेना होगा, माइनस वी, यानी ये क्या होगा -7, -7 -5, ठीक है। -5 से आई थी, तो ये इनिशियल 5 थी, -5, तो इजिकल टू क्या हो गया, -7 -5। तो देखिए ये आपको वेक्टर के ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपने इस v को 7 ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी चीज क्या है। यहां v और u क्या है, एक्चुअल में वेक्टर हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जे बी वेक्टर है, एफ बी वेक्टर है, और टाइम पीरियड तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कौन सी चीज क्या है, इसलिए साइनों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका 70 अपॉन ये 10⁻⁻1 क्या हो गया, 1000 हो गया, इंटू 7 - 5 ये क्या हो गया 12, और ये आ गया माइनस, यहाँ पे 0.1 नीचे है तो नीचे से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 0.1, ये 0.1 नीचे, तो 0.1 क्या हो जाएगा, 0.1 क्या बन जाएगा 1/10, तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो ये इंटू 10 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इक्वल्स टू क्या हो गया 0 0 0 0, और ये कितना हो गया 17 से 84, -84 डिवाइडेड इन -8.4 न्यूटन फोर्स, यानी फोर्स अप्लाई किस बैट्समैन ने क्या किया है 8.4 न्यूटन, और ये माइनस सिंबल है ना, ये माइनस सिंबल क्या करेगा, माइनस सिंबल शोज दैट फोर्स इज अप्लाइड इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ यू, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये इस माइनस साइन की इंपॉर्टेंस है। बाकी ये फोर्स नेगेटिव नहीं हुआ है, बार बार मैं बोल रहा हूं, नेगेटिव साइन के मतलब को भी समझते रहिए, ठीक है। फोर्स नेगेटिव नहीं हुआ है, ये माइनस जो साइन है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बताता है कि जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे रब कर दूं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ 50 ग्राम फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर फॉल्स ऑन ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 2 मीटर, देन फाइंड जे यानी इंपल्स एंड एफ यानी फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड इफ टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट वाज 0.1 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें इसमें क्या करना होगा, ग्रेविटेशनल मोशन अंडर ग्रेविटेशन को भी अप्लाई करना होगा, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें देखिए हम दो चीजें अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। आप देखिए इससे आपके दो कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्या है, सबसे पहले आप, ये आपका ग्राउंड है, बॉल क्या है, किसी भी एक हाइट से यानी 5 मीटर हाइट से क्या हुआ, यहां से बॉल क्या गिराई गई है, नीचे गिरी, गिरने के बाद क्या हुआ, उसने रिबाउंड किया, रिबाउंड किस साइड तक किया है 2 मीटर तक रिबाउंड किया है। तो अब इसने क्या किया, यहां से इस आई आने के बाद में क्या हुआ, इसने इसको अर्थ के द्वारा इसको क्या हो गया, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम किया गया, फोर्स को कुछ लिया गया, यहाँ पे इंपल्सिव चेंजेस हुए, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि कितना फोर्स ट्रांसफर हुआ, कितना फोर्स ट्रांसफर हुआ, वो फोर्स क्या था, और यदि ये टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है 0.1 सेकेंड है, तब आपको क्या करना है, एक तो जो किस फोर्स के साथ वो यहां गिरी थी वो फाइंड आउट करना है, और कितना चेंज हो गया, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंपल्स कैलकुलेट करना है एंड किस फोर्स के साथ वो यहां गिरी थी वो कैलकुलेट करना है, दो चीजें करनी है कैलकुलेट। तो अब हमें क्या है, यहां पे सबसे पहले आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का ध्यान रखना होगा। ध्यान से देखिए आप, ये जब बॉल क्या थी ऊपर से गिराई गई थी, तब इसके पास वेलोसिटी क्या थी 0 थी।
तो जब वो वहां से इस हाइट एच हाइट 5 मीटर हाइट से नीचे गिरी, यहाँ आई, तब इसके पास वेलोसिटी आ गई v वेलोसिटी होगी ना इसके पास में। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये क्या है, v की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। v की वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है यानी कि इसको मैं लूंगा -v। इसकी वेलोसिटी क्या है, -v है कंसेप्ट के आधार पे। कंसेप्चुअली ये डायरेक्शन क्या है, -v है। इस समय जब इसके पास ये हुई है यानी -v डायरेक्शन है इसके पास। और अब इसमें क्या हुआ, इसने अर्थ के ऊपर इसका इंपल्सिव चेंज हुए, चेंज इन मोमेंटम हुआ, कुछ हुआ, होने से क्या हुआ, इसको ये रिबाउंस हुई तो इसके पास वेलोसिटी आ गई क्या, u। ठीक है, देखिए u की डायरेक्शन क्या होगी, ये अबव, ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां इस समय u वेलोसिटी होगी। ठीक है, u वेलोसिटी होगी तो उस u वेलोसिटी से ये ऊपर तक जाएगी और जाकर के यहां क्या होगी, इसकी u 0 बन जाएगी। ठीक है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी तभी तो ये 0 बनेगी। ये क्या हुआ, 2 मीटर हाइट तक तो गई है, इसका मतलब इसके पास कुछ इनिशियल u थी, लेकिन उस u की डायरेक्शन क्या हो गई, ये अबव, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान देना होगा। यदि आपने इस कंसेप्ट पे ध्यान, u डायरेक्शन ऑफ v और u पे ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन सब कुछ आते हुए भी गलत हो जाएगा। आपको सारे फॉर्मूले आते होंगे, सब कुछ आते होंगे, लेकिन यदि डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, हमें v कैलकुलेट करना है और u कैलकुलेट करना है, उसके बाद में ही हम कुछ अप्लाई करेंगे। तो देखिए आप ध्यान से, फॉर्मूला होता है, जब मोशन अंडर हमने ग्रेविटी पढ़ा था तब हमने कहा था कि इसके अंदर कोई फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। इससे हम क्या करेंगे, v फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आप, जीरो वेलोसिटी इनिशियल u 0 थी, तो v हमें फाइंड आउट करनी है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2gs। ठीक है, साइनों को भूल जाते हैं हम, यहाँ पे साइनों को भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि यहीं से साइनों को ध्यान देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर हम क्या कर देंगे, v के साइन लगा देंगे। ठीक है, यानी कि कभी कभी हम कैलकुलेशंस करने के लिए साइनों को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, ताकि हमें क्या है उस समय सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड पे। फिर हम क्या करेंगे, लेकिन साथ में साइनों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ आते ही साइन ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो वहीं से रखना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ से किया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो वी इज इक्वल टू 2gs। तो देखिए आप 2 यानी 2g कितना है, उसने कहा 10 लीजिए, 10 इंटू ये क्या है 5, तो ये कितना हो गया 5, 10 इंटू 5 50 इंटू 2 100, 100 यानी 100 का अंडर रूट 10, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी जब ये यहां पहुंचेगी तब। ठीक है, और लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस, तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो इसे नीचे की तरफ है, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, ये देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, इसके पास इसने क्या कर दिया, अपना कुछ फोर्स ट्रांसफर कर दिया। फोर्स क्या कर दिया, अर्थ को ट्रांसफर कर दिया। अर्थ ने कुछ फोर्स ले लिया और कुछ फोर्स को वापस इसको रिबाउंड, कुछ फोर्स के पास रह गया तो वो रिबाउंस हुआ, यानी कुछ फोर्स चेंज हुआ है यहाँ पे। तो चेंज हुआ तो उस चेंज की वजह से इसके पास में क्या होगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी आई, u आ गई, इनिशियल वेलोसिटी u आ गई ना। ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसको ऊपर वापस लेके जाएगी, लेकिन ये क्या है, इसकी वैल्यू कम है, इसलिए ये कम हाइट तक ही जाएगी। अब हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये पहले हमको क्या करना था, v फाइंड आउट करना था। ठीक है, हमारे पास u 0 था। अब देखिए आप, इस स्थिति में क्या है, हमारे पास v 0 है, u फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिए आप, क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल आप क्या कीजिए, साइन को भूल जाइए, साइन को भूल जाइए, तो यानी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, यानी कि u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gs, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 10। अब अंडर रूट ऑफ 10 क्या होता है, 2 इंटू ये अंडर रूट ऑफ 10, कुछ वैल्यूज क्या आपको अंडर रूट की याद रखनी है, जैसे 2 3 है ना, 10, जैसे 2 का क्या होता है अंडर रूट 1.414, 3 का कुछ होता है ना, वैसे 10 का होता है 1.13, ये याद किया हुआ होना चाहिए। ये क्या होगा 6.26 हो गया। ठीक है, यानी u इज इक्वल टू हो गया 6.26।
अब हम क्या है, वहां तो साइन भूल गए थे, लेकिन यहां हमें ध्यान रखना पड़ेगा, साइन यहां हम डायरेक्ट कंसेप्ट से अप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन में हमने साइन को छोड़ दिया था, तो डायरेक्ट अप्लाई किया, तो देखिए यू की डायरेक्शन है अबाउ द, इनिशियल वेलोसिटी अबाउ था, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंे, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, अब इनको ध्यान में रखते हुए हम हमारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू पी वी माइनस एम वी माइनस यू। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, F क्या हो गया, F होएगा जो भी होना है, डॉट डी टी क्या हो गया 0.1 सेकेंड इज इक्वल्स टू m कितना है 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू v कितना है 10 माइनस 6.26। तो देखिए ये भी ऐड हो गया है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या हो गया 50/1000 इंटू 16.26। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये कैलकुलेशन हो गई। तो अब हमें क्या करना है, F ये क्या हो गया, J की वैल्यू हो गई, न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा, ये J की वैल्यू हो गई है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो बहुत इजी है वैसे तो, क्या करो आप इसको दुगना कर दो, तो ये 32.52, ये 100 बन जाएगा, इसको ये 32 बना दिया, तो ये 100 से क्या हो गया 0, तो ये होगा 3.2, यानी 3.252 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन सेकंड का जे हुआ है, इंपल्सिव फोर्स हमारे को मिलेगा। चेंज इन मोमेंटम कितना है 3.252 न्यूटन सेकंड। अब उसने ये कहा है कि आप फाइंड आउट कीजिए, क्या ये मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया, हाँ अभी तक तो यही फाइंड आउट किया है। ठीक, अब मुझे करना है, हमारे को F कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या है, F डॉट डी टी इज इक्वल टू 3.52 है या 252 है। तो F कैलकुलेट करना है, तो क्या हो गया, F इज इक्वल टू डी टी नीचे चला जाएगा, तो 3.252 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 32.52 न्यूटन। ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, यानी कि इस फोर्स के साथ क्या हुआ था, वो बॉल जमीन पे टकराई थी, कितने सेकंड के लिए, 0.01 सेकंड के लिए। तो इंपल्सिव फोर्स कितना पड़ा था, F इंटू 0.01, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड, इतना इंपल्सिव फोर्स पड़ा था। ठीक है, देखिए ये है इंपॉर्टेंस ऑफ इंपल्स। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल की सहायता से आप काफ़ी कुछ कंसेप्ट इसके समझ सकते हो, बाकी आप कंसेप्ट करते जाइए, जितने करोगे उतने ही कम है। ठीक है, इसे रब कर दूं मैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, कुछ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल, ऑपोजिट एंड साइमल्टेनियस रिएक्शंस। साइमल्टेनियस वर्ड बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल, वर्ड ध्यान रखना, ऑपोजिट एंड साइमल्टेनियस, उसी समय, ये वर्ड जरूरी है, इसके बगैर इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। साइमल्टेनियस रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस दुनिया में क्या है, जितने भी फोर्स है वो सब पेयर्स में होते हैं। ऑल फोर्स अप्लाइड इन एज पेयर्स, सारे फोर्स क्या होंगे, पेयर्स में ही होंगे। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे अगर क्या हो गया, कोई फोर्स लगा है, ठीक है, किसी एक ने फोर्स लगाया है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यदि कोई बॉडी यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा रहा है,
तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट पे भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स पेयर के साथ में लगाएगा। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर फोर्स लगा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है उतना ही होगा। यानी कि क्या है, एफ, इसे हम कह सकते हैं ए और बी, यानी कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो ये है कि फोर्स अप्लाइड ऑन बी, फोर्स अप्लाइड ऑन बी इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। लेकिन इक्वल तो होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, बी ए। साथ ही साथ में क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा। साइमल्टेनियसली यानी कि उसी समय, ऐसे नहीं कि ये पहले ये लगेगा फिर ये लगने का अपना काम खत्म हो जाएगा फिर ये लगना स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। ये साइमल्टेनियस वर्ड जरूरी है, जब ये अप्लाई हो रहा होगा उसी वक्त ही ये सेम साइमल्टेनियस फोर्स लगेगा। यानी कि कोई भी कॉज और रिजल्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कॉज एंड रिजल्ट रिलेशनशिप नहीं है फोर्सेस के अंदर। ये कॉज है, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, इसका ये कॉज है, ये नहीं है। सब क्या है, साइमल्टेनियसली है। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और है इनके बारे में, वो नोट डाउन कर लीजिए, 4-5 है। फर्स्ट है, दिस लॉ इज यूनिवर्सल। समझ गए? यूनिवर्सल का मतलब होता है ये यूनिवर्स में हर जगह अप्लाई है। ठीक है, हर तरह के फोर्सेस में अप्लाई है और हर जगह अप्लाइड है। कोई सा भी फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, और चाहे न्यूक्लियर फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग या वीक, कोई सा भी हो। वैसे ही बेसिक फोर्स तो 4 ही हैं, लेकिन हर तरह के जितने भी फोर्स है सब जगह ये अप्लाई है। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या होते हैं जो दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं, ये डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। क्या होंगे, डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है कोई, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये ऑब्जेक्ट अपने ऊपर ही दूसरा ऑपोजिट फोर्स लगा देगा, नहीं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, जो भी ऑब्जेक्ट, उस पे रिवर्स फोर्स लगाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी बात, ये क्या होते हैं फोर्स, जैसे फोर्स ऑपोजिट होते हैं लेकिन ये कैंसिल नहीं होते हैं, डज नॉट कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि अर्थ और उसके रेस्पेक्ट में है कि भाई अर्थ ने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किया है और इसने इसको अट्रैक्ट किया, तो फोर्स ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। जिस फोर्स से ये अर्थ इसको खींचेगी उसी फोर्स से ऑब्जेक्ट भी इस अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये फोर्स दोनों कैंसिल आउट नहीं होते हैं। ठीक है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दुनिया में कोई भी एक्शन विदाउट जो अपोजिट फोर्स नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देयर इज ऑल एक्शन हैविंग रिएक्शन, सभी एक्शन के साथ रिएक्शन होती ही होती है, यानी सब पेयर्स में होते हैं। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अर्थ का एग्जांपल दिया ही था। एग्जांपल क्या है, बहुत हैं। फर्स्ट क्या है आपका, जैसे एग्जांपल हो गया अर्थ एंड मून मान लो। चलो, तो जिस फोर्स से क्या हो रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है मून को, उसी फोर्स से क्या होगा, मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है आपका, जैसे मान लीजिए ये आपकी मेज है। ठीक है, इस मेज के ऊपर कोई क्या है, रखी हुई है बुक। तो बुक का क्या होगा, इसके ऊपर वेट होगा mg, यानी बुक को क्या होगा, अर्थ अपनी तरफ mg फोर्स से खींचेगी। तो देखिए क्या होगा, तो ये mg फोर्स से खींचेगी, तो ये mg फोर्स कौन फील करेगा, ये मेज। ठीक है, तो ये मेज क्या करेगी, इसके ऊपर इक्वल फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगाएगी, उसको कहेंगे R। उसी को R कहते हैं, R या नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यानी इसी से हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन। कई बार देखो ये काम बहुत आएगा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स है ना, और R और कभी कभी N सिंबल, इनका बहुत हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो ये है,
यानी कि क्या कर रहा है, यदि किसी भी अर्थ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और उसको अगर कोई रोक रहा है उसके पास जाने से, तो उसे रोकने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आर ऑपोजिट डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है ये। हम जो ये वॉकिंग कर रहे हैं, जो मैं ये वॉकिंग कर रहा हूं, ये भी इसी में भी, इसमें भी क्या होता है, इस वॉकिंग में भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। कैसे, जैसे क्या ड्रॉ करें, मान लीजिए ये लेग्स है, ठीक है, ये 2 लेग्स है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, पेट है उसका, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो देखिए अब इसको चलना है, तो चलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, चलने के लिए इसको एक इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये फोर्स अप्लाई हो गया किस पे, अर्थ पे, अर्थ पे इसने फोर्स अप्लाई हुआ, तो इसकी वजह से इस अप्लाई हुआ, तो इसके अगेंस्ट इसने क्या किया है, किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, ये इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, अर्थ पे हुआ है, तो अर्थ इस पे क्या करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन देगी, इस रिएक्शन की वजह से हम चलते हैं। कैसे, कि ये जो रिएक्शन हुई अर्थ के फोर्स, ये अर्थ का जो फोर्स था, इसके फोर्स के डायरेक्शन में रिएक्शन बनी, सेम डायरेक्शन में रिएक्शन बनी, तो इस रिएक्शन के क्या होंगे, 2 पार्टीशंस होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स। ये हो गया RH और ये RV बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन तो बननी कैसे थी, रिएक्शन बननी थी हमारे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल डायरेक्शन में बननी थी, जिस डायरेक्शन में फोर्स किया है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या करेगा, mg को सेटिस्फाई करेगा, mg फोर्स को सेटिस्फाई करेगा, और RH जो कंपोनेंट है, इट्स हेल्प्स अस टू वॉक, ये हमें क्या करेगा, वॉक करने में हेल्प करेगा, इसकी वजह से हम चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनके द्वारा हम थर्ड लॉ को समझ सकते हैं, ठीक है। मैं जिस फोर्स के साथ इस बोर्ड को प्रेस करूंगा, उसी फोर्स से बोर्ड क्या करेगा, मुझे रिपेल करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। और यही रिएक्शन, यही थर्ड लॉ हमें फ्रिक्शन को समझने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत काम की चीजें हैं। अब आप क्या कीजिए, अब आपने एक देखा होगा ना फंवारा, एक और एग्जांपल है, फंवारा आपने देखा होगा, जो एक स्प्रिंकल होता है ना, जो चलता है, वो भी क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। उसमें क्या होता है, फंवारे के अंदर वो फंवारा घूमता है, उसमें क्या होता है, वो गई जो कि धार जाती है पानी की धार क्या करती है, उसको घुमाती है, थोड़ा सा रोटेट करती है, तो फिर वो क्या बाइफ्रिकेट होती है, फिर वो होकर के वापस रिवर्स वो थोड़ा सा घूम जाता है, घूम करके क्या होता है, फिर नया फोर्स, नई वो आ जाती है। तो इस तरह से जो वो स्प्रिंकल जो घूमता है ना, वो घूमने के पीछे भी रीज़न क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये जिस फोर्स के साथ उसने उसको धक्का मारा, उसी फोर्स से वो क्या करेगा, पानी की उसको भी धक्का मारेगा, तो इसलिए क्या होता है, पानी फैल जाता है, पानी इस वजह से फैलता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हॉर्स एंड लिफ्ट से रिलेटेड कंसेप्ट होंगे, लिफ्ट का एक वीडियो बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और मैं वादा करता हूँ इन 2 वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, यदि आपने इसको कंसेप्चुअली सही देख लिया है तो। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। याद रखिए मेरी टैगलाइन, जनरेट कंसेप्ट एंड किल ऑल डाउट्स, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका कंसेप्ट जनरेट करूं और डाउट्स को किल करें। तो ओके, चलते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।